नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचार में आपका स्वागत है। देखिए महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रात दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। शकीले पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, 8 वर्षीय पुत्र के सामने दिया घटना को अंजाम। हत्या करने के बाद किया आत्मसमर्पण। वो आग कब बुझेगी और कैसे, दिए तले का अंधेरा दिखाई दे रहा है खुली आंखों से। क्या महकमा रात आंक रहा है अनहोनी की। हसीन वादियों में तब्दील हुआ विदर्भ का नंदनवन, सैलानियों के जत्थे हो रहे दाखिल। स्क्रैप भंगार की वर्क ऑर्डर देने में लग रहे महीने, अदालत में फिरियाद लगाएगा ठेकेदार। और गंदगी के आलम में भरे पड़े प्रभाग, महानगर के स्वच्छता पर ध्यान दे मनपा, नागरिकों की है ये गुहार। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। महानगर से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक अखबार के प्रिंटिंग मशीन पर कार्यरत एक व्यक्ति ने पत्नी के अनैतिक संबंधों के शक में उस पर धारदार चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी हत्यारे पति ने राजापेट पुलिस में आत्मसमर्पण कर दिया है। महानगर से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक अखबार के प्रिंटिंग मशीन पर कार्यरत एक व्यक्ति ने पत्नी के अनैतिक संबंधों के शक में उस पर धारदार चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी हत्यारे पति ने राजापेट पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया है। महानगर के खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले व्यास लेआउट श्री वल्लभ नगर में शुक्रवार की देर रात 2:30 बजे इस हत्या को आरोपी किशोर अजाबराव कंसे ने अंजाम दिया। शुक्रवार की रात किशोर का उसके पत्नी से झगड़ा हुआ। ये झगड़े नित्यदिन होते रहते थे क्योंकि आरोपी उसके पत्नी पर शक करता था। आरोपी को लगता था कि उसके पत्नी के किसी के साथ अनैतिक संबंध है और इसी शक पर वह उसे घर से बाहर भी जाने नहीं देता था। शुक्रवार की रात भी इसी विषय पर दोनों में कहासुनी हुई। इस वक्त उसका 8 वर्षीय पुत्र मधु कंसे भी ये सब देख रहा था और हत्यारे किशोर ने उसके मधु नामक 8 वर्षीय पुत्र के सामने ही पत्नी के शरीर में चाकू घोंपते हुए सपासप 8 से 10 वार कर दिए। लहूलुहान होकर इस विवाहिता ने घटनास्थल ही दम तोड़ दिया। उसके बाद हत्यारे किशोर ने 8 वर्षीय पुत्र को साथ में लेकर पुलिस में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस स्टेशन खोलापुरी गेट च्या हद्दीत व्यास लेआउट वल्लभनगर येथे राहणारा किशोर अजाबराव कंसे वय 45 याने त्याचे पत्नी रंजना हिचे परपुरुषाशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयाच्या कारणावरून आज सकाळी 3:30 वाजता मटण कापण्याच्या कोयत्याने तोंडावर 11 ते 12 वार करून खून केलेला आहे। खून केल्यानंतर तो कोयता घेऊन त्याचा 8 वर्षाचा मुलगा मधुर याच्यासह मोटरसायकलवर बसून तो पोस्टे राजापेठ येथे गेला आणि त्या ठिकाणी हजर असलेले PSI कोळी यांना सदर घटनेची माहिती दिली। त्यांनी सदरची माहिती घटना ही खोलापूर गेट हद्दीतील असल्याने नाईट ऑफिसर PSI पुंडगे यांना दिली। त्यांनी लागलीच ACP महाजन साहेबांना व मला घटनेवर माहिती दिली। तात्काळ ACP महाजन साहेब, मी व इतर स्टाफ सर्व घटनास्थळी पोहोचलो आणि आरोपीने सांगितल्याप्रमाणे जाऊन घटनास्थळाची पाहणी करून ते खुनाबाबतची खात्री केली आणि पुढील कायदेशीर कारवाई करून आरोपिताला आम्ही अटक केलेली आहे। पुलिस ने मृतक विवाहिता का शव
पंचनामा कर अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदारों के हवाले कर आगे की जांच शुरू कर दी है। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। दैनिक हिंदुस्तान के संपादक उल्लास बालकृष्ण मराठे इनके द्वारा लिखित अग्रलेखों के किताब का विमोचन शुक्रवार को आयोजित पुस्तक प्रकाशन समारोह में संपन्न हुआ। विभिन्न गणमान्य मान्यवर इस पुस्तक विमोचन समारोह में उपस्थित थे। महानगरी से प्रकाशित होने वाले दैनिक हिंदुस्तान के संपादक उल्हास बालकृष्ण मराठे इनके द्वारा लिखित संपादकाच्या लेखनीतून इस किताब का विमोचन शुक्रवार को विभिन्न मान्यवरों के उपस्थिति में संपन्न हुआ। संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर के हाथों और माहिती महासंचालक कौशल, संपादक अनिल अग्रवाल, प्राध्यापक किशोर फुले आदि मान्यवर इस पुस्तक विमोचन समारोह में उपस्थित थे। 61 वर्षीय उल्लास मराठे ने इस वक्त अपने मार्गदर्शन में सबके स्नेह का आभार व्यक्त कर पुस्तक पर प्रकाश डाला। वर्तमानपत्र आपल्या हिंदुस्थानचं सुरू झालं। जोशी मार्केट आता जे चकचकीत नवीन झालेलं आहे त्याच्या एका पडक्या खोलीमध्ये दैनिक हिंदुस्थान 8-10 दिवस डिक्लेरेशन द्यायला काही गेलो नाही। मला भीती वाटत होती की काय कसं होणार। एक दिवशी दादांनी पुन्हा मला बोलवलं, स्वतःच्या हाताने डिक्लेरेशनचा त्यांनी फॉर्म भरला आणि 10 महिने एलजीओच्या कोर्टात जा डिक्लेरेशन घेऊन ये। त्या दिवशी छान तो मला म्हणाला की उल्हास तू स्वतःला कमजोर समजू नकोस, तू खूप चांगलं लिहितोय आतापर्यंत जे काय तू लिहिलेलं आहे। कारण मी हिंदुस्थानमध्ये बरंच लेख लिहिले प्रसिद्ध केले आहेत, ते केवळ हिंदुस्थानने बाकीच्या वर्तमानपत्रात माझे बरेचसे लेख आलेले आहेत। आज जे दुधाबद्दल हे विषारी दूध आहे म्हणून प्रचार सुरू आहे, हा मी 20-25 वर्षापूर्वी दुधामध्ये होणारी भेसळ, टॉक्सिनचे इंजेक्शन देऊन गाईचं दूध काढणं, म्हशीचं दूध काढणं सुरू असलेली पद्धत, त्याच्याबद्दल भरपूर काही लिहिलं आहे। लोणार सरोवराबद्दल जे काय सुरू आहे, मी अक्रेडिटेशन कमिटीचा सदस्य असताना माझ्यासोबत होते, त्यांनी आमची त्या लोणार सरोवरावर मीटिंग घेतली होती। मला त्या लोणार सरोवराचं स्वरूप पाहून इतकं खराब वाटलं की रात्रभर झोपणे आले की इतका महत्वाचा हा सरोवर किती हाल होणार, सर्वत्र दुर्गंधी। मी कौशल साहेबांच्या परवानगी तेव्हा एक लोणार सरोवराचा बद्दल लेख लिहिला होता। असं माझं लेखन सुरूच होतं। माझा भाऊ मला म्हणाला की बिलकुल तू स्वतःला कमजोर नको करू, फक्त तू पॉलिश कर। त्यांना पत्रकारितेच्या क्षेत्रात सिद्धी प्राप्त झाली आहे असं मला वाटतं आणि त्यामुळे प्रसिद्धीच्या कितीही दूर राहण्याचा प्रयत्न केला तरीही खाणीतल्या हिऱ्याप्रमाणे त्यांना आपोआपच प्रसिद्धीही प्राप्त झाली आहे। त्याच्याशी मी फारसं बोलणार नाही, पण आपल्याला एक लक्षात येईल की वृत्तपत्र समोर संपूर्ण समाज हा त्यांचा ऑडियन्स आहे। कार्यक्रम पत्रिका ठेवली आहे, त्याच्यात माझं क्रम जोशी सरांच्या नंतर होतं। कार्यक्रमाचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या आदेशानुसार, म्हणजे तुमचं वय कमी असल्यामुळे तुम्ही पहिल्या बॅटिंगसाठी उतरा। मला ह्या गोष्टीचं पहिलं नवल वाटलं की 350 अग्रलेख एका वर्षात लिहिले। वर्षाचे दिवस 365, गेले 52 त्यातले रविवार की नॉर्मली ज्या दिवशी आपण सगळे लोक आराम करण्याचा विचार करतो, तेव्हा ह्या रविवारचा किंवा अन्य कुठल्या त्यांच्या अग्रलेखाचं आणखी एक वैशिष्ट्य असं की त्याच्यामध्ये लोक वाक्प्रचार जे आहे, लोकांच्या तोंडात ज्या म्हणी चपखल बसलेल्या आहेत त्या म्हणींचा पुरेपूर उपयोग त्यांनी केलेला आहे। अशा उल्हास काकांच्या संपादकाच्या लेखणीतून जे अग्रलेख उतरले त्या अग्रलेखांचं समीक्षण मी या पुस्तकात केलेलंच आहे। त्यावर आता वेगळं भाष्य करत नाही, वेळ खूप झालेला आहे। एक संपादक आपल्या 61व्या वर्षी त्याचा परिवार, त्याचं कुटुंब, त्याची मुलं, बहिणी या सगळ्यांनी, अनिल अग्रवाल, संजय सगळे त्या ठिकाणी आहे, त्या परिवाराने आपल्या मित्राचं, आपल्या वडिलांचं, आपल्या पतीचं एक पुस्तक त्याच्या 61ला त्याला अर्पण करणे हे आपल्या सर्वांच्या हातामध्ये आलेलं असेल, आपण ते चाललंही असेल। अमरावती मनपा के आयुक्त नवीन सोना जानबूझकर भंगार कंटेनर की निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद वर्क ऑर्डर देने में आनाकानी कर रहे हैं। इस पर एक पीड़ित ठेकेदार अदालत के द्वार खटखटाने की तैयारी कर चुके हैं। मनपा के इस रवैये पर सवाल या निशान उपस्थित हो रहे हैं। मनपा के भंगार कंत्राटदार हाजी मोहम्मद जमीर का कहना है कि उन्हें अमरावती महानगर पालिका के स्वच्छता विभाग की निविदा प्रक्रिया पूरी कराने के बावजूद भी अमरावती मनपा के आयुक्त नवीन सोना जानबूझकर भंगार कंटेनर की निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी वर्क ऑर्डर देने में आनाकानी कर रहे हैं। इस पर पीड़ित कंट्राटदार
अदालत के द्वार खटखटाने की भी तैयारी कर चुका है। मनपा के इस रवैये पर सवालिया निशान उपस्थित हो रहा है। कंत्राटदार मोहम्मद जमीर का कहना है कि उन्होंने विगत 7/12/2011 को 50,000 रुपए की अनामत रकम जमा कर निविदा दाखिल की। ये निविदा मंजूर भी हुई। 20/12/2012 के अनुसार उन्हें वाटाघाटी करने 23,000 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 24,030 रुपए प्रति टन इस रेट से काम आवंटित किया गया, लेकिन इस आवंटित काम का वर्क ऑर्डर उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है। इस प्रक्रिया में पूरे 7 महीने बीत चुके हैं और महानगर पालिका इसी काम के दोबारा से टेंडर प्रक्रिया निकालने की कार्रवाई कर रहा है। ये सरासर ज्यादती है, ऐसा आरोप करते कि इस कंत्राटदार ने अदालत के द्वार खटखटाने का निर्णय लिया है। 3/12/2011 को कंटेनर का टेंडर निकला था। उसी में बहुत सारे लोगों ने टेंडर उठाया था, मैंने भी टेंडर उठाया। उसके अंदर 39 टेंडर कंटेनर के अंदर उठे हुए थे, जिसमें से 7 लोगों के टेंडर जो है ओके हुई है। और इसी तरीके से 7/12/2011 को जो है टेंडर खुलने के बाबत जो है उन्होंने वाटाघाटी का लेटर मुझे 20/11/2011 को जो है वाटाघाटी का लेटर दिए। मैंने 21/11/2011 को उसका जवाब जो है उसी वक्त में वाटाघाटी के अंदर 1 रुपये बढ़ाकर 24 रुपये में जो है 24,000 रुपये टन से उसको लिया हूँ। और इसी तरीके से बार बार कमिश्नर साहब को मिलते रहा। वो कहा 1-2 दिन के अंदर फाइल ओके हो जाएगी। 7 महीने हो गए आज तक के जो है उसकी मुझे वर्क ऑर्डर नहीं मिली है। इसके बारे में जो है मैंने आपको जानकारी दी है। लक्षगृह बने मंत्रालय ने समूचे राज्य भर में हंगामा मचा दिया। मंत्रालय की तर्ज पर तमाम राज्य भर की प्रशासकीय और शासकीय इमारत भी इसी तरह धू धू कर जलेगी और इस आग में सब कुछ राख हो जाने तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकेगा। ऐसे सवाल सरकारी इमारतों के हैं। अमरावती महानगर भी इन्हीं में से अव्वल स्थान पर है। लाक्षागृह बने मंत्रालय ने समूचे राज्य भर में हंगामा मचा दिया है। मंत्रालय के तर्ज पर तमाम राज्य भर की प्रशासकीय और शासकीय इमारतें भी इसी तरह धू धू कर जलेगी और इस आग में सब कुछ राख हो जाने तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकेगा। ऐसे हालात सरकारी इमारतों के हैं। अमरावती महानगरी भी इन्हीं में अव्वल स्थान पर है। विगत कुछ माह पूर्व जब सिटी चैनल ने महानगरी के सांस्कृतिक भवन के सुरक्षा का मुद्दा छेड़ा, तब जाकर इस सांस्कृतिक भवन में अग्निशमन के साहित्य लगाए गए। यहाँ अग्निशमन के सिलेंडर तो मौजूद हुए, पर ये चलाना कैसे है ये बात शायद ही कोई कर्मचारी जानता हो। ये महानगरी के आपदा प्रबंधन की वस्तुस्थिति है। कुछ दिनों पूर्व जब महानगर के तहसील कार्यालय में आग लगी, तब भी इन्हें पूछा गया था कि आपकी आपदा प्रबंधन यंत्रणा कहाँ है, तो जवाब में तमाम अधिकारियों ने चुप्पी साधे रखी थी। महानगर के हिंदू स्मशान भूमि में लगे आग पर काबू पाने पहुँचे दमकल विभाग की असंख्य खामियां भी इस वक्त उजागर हुई। इन खामियों की पूर्तता भी अब तक नहीं हो सकी है। राज्य का मंत्रालय यानी राज्य के मुख्यालय के आपदा प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो फिर राज्य भर के सरकारी कार्यालयों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी धारणा शायद इन सरकारी कार्यालयों में नियुक्त कार्यालय प्रमुखों की है। इसीलिए इन्हें दिए तलों का अंधेरा दिखाई नहीं देता, या ये सब कुछ जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं, ऐसे अनुमान के प्रमाण इससे मिल जाते हैं। इन सरकारी कार्यालयों में अमरावती की महानगर पालिका, जिला परिषद, जिला न्यायालय, संभागीय आयुक्तालय, पुलिस आयुक्तालय, आरटीओ कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, इरविन रुग्णालय, जिला स्त्री प्रसूति रुग्णालय डफरीन, हेड पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस, स्टेट बैंक, इनकम टैक्स ऑफिस, जिला लेखा परीक्षक कार्यालय, विद्युत निरीक्षक कार्यालय, माध्यमिक शिक्षण मंडल, गृह निर्माण भवन, सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय, एनसीसी कार्यालय, ब्रिगेडियर अब्राहम कार्यालय, इन तमाम शासकीय कार्यालयों का समावेश है। ऐसे तमाम सरकारी इमारतों का समावेश है जहां फायर फाइटिंग आखिर होती कैसी है, इसका वापर कैसे करना है, ये सिलेंडर आग में फेंकना है या सिलेंडरों को आग लगानी होती है, इससे
पूरा प्रशासनिक महकमा अनभिज्ञ है ना कमाल की बात। जब राज्य के मुख्यालय में ही इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो फिर ये क्यों देंगे। आखिर माँ बाप के कदमों पर ही कदम रखकर ही तो बेटा चलता है ना। इस तर्ज पर तमाम सरकारी इमारतें भी लाक्षागृह बनने के कगार में अव्वल स्थान तक पहुंच चुकी है। सिटी चैनल ने इन आगजनी और आपदाओं के समस्याओं को गंभीरता से लेते इन तमाम शासकीय निम शासकीय कार्यालयों का औपचारिक मुआयना किया तो इन तमाम कार्यालयों में से अधिकांश कार्यालयों में अग्निशमन या फायर फाइटिंग संबंधी संपूर्ण अनभिज्ञता और उदासीनता देखी गई। कुछ कार्यालयों के पास बाबा आदम के जमाने के कंटेनर लगे हैं तो कुछ के पास सब स्टैंडर्ड फायर फाइटिंग की व्यवस्था है तो कईयों को इन तमाम साहित्यों का वापर आखिर कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा पूछने पर अधिकारी वर्ग भी सुन्नता के साथ सब कुछ सुनकर भी अनसुना करते देखे जा रहा है। महानगर के प्रमुख कार्यालयों की बात करें तो मनपा में 4 से 5 हजार नागरिक और कर्मचारी नित दिन रहते हैं। जिला परिषद में हजारों नागरिकों का आना जाना होता है। जिलाधीश कार्यालय में भी हजारों नागरिक हर दिन अपने समस्याओं का दुखड़ा रोने आते हैं। पुलिस आयुक्तालय में 150 कर्मचारियों सहित सैकड़ों लोग रहते हैं। न्यायालय में तो ये संख्या हजारों की है। इरविन और डफरिन अस्पताल भी नित्य दिन खचाखच गर्दी से भरे होते हैं। अगर इनमें से किसी भी कार्यालय में आगजनी हो जाए तो कितनी प्राण हानि और वित्त हानि होगी इसका अंदेशा नहीं लगा सकते। और ये अधिकारीगण और आला अफसर इस पर क्या क्या जवाब दे रहे हैं ये भी सुन लीजिए। मुबलक असल्यामुळे त्याचबरोबर आमच्याकडे फायर एक्सटिंग्विशर सुद्धा आम्ही आणून ठेवलेला आहे। अशा प्रकारची व्यवस्था सध्या तरी आहे। हमारे डिपार्टमेंट ने एक्सटिंग्विशर वो जो छोटे बम्बू है उसे सप्लाई किया है और वो है हमारे पास। हाँ, तो हमारे ऑफिस में क्या है कि दिन का जो भी कामकाज होता है कंप्यूटर से, अभी कंप्यूटराइज हो गया होता है तो उसका बैकअप लिया जाता है डे एंड में और वो बैकअप लेके उसकी सीडी निकाल के हम दूसरे ऊपर वाले जो भी हमारे अधिकारी है या डिविजनल ऑफिस है वहाँ हम वो सीडी को भेज देते ताकि कुछ अगर ऐसी घटना हो गई तो उसके लिए हमारा रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है। डिपार्टमेंट महानगर पालिका के अंडर ही है। इनफैक्ट पूरा सिटी का हमारा फायर स्टेशन है, फायर ऑफिसर है, फायर टेंडर्स हम ही चलाते हैं और लगभग 10 किलोमीटर अलॉन्ग फुल सिटी का भी हमारे पास है। उसमें इंडस्ट्रियल फायर्स, केमिकल फायर्स और रेगुलर फायर्स का भी जो फोम टेंडर्स है, वाटर टेंडर्स है, वो दोनों हैं। और 24/7 हमारा फायर ऑफिसर्स और स्टाफ जब ज़रूरत पड़ता है इमरजेंसी सर्विसेज भी वही करते हैं। ऑफ कोर्स अभी जो कल मंत्रालय में जो घटना हुई है उसके साथ में डेफिनेटली सभी शासकीय कार्यालय इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कॉरपोरेशन हम फायर ऑडिट भी करने वाले हैं। कितना तैयारी है और स्पेशली जैसे मंत्रालय में जो रिकॉर्ड्स का जो हुआ है तो रिकॉर्ड्स का भी प्रिजर्वेशन फायर से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट्स के बारे में भी अभी स्टार्टिंग फ्रॉम कॉरपोरेशन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स और बड़े संस्था है, हॉस्पिटल्स है और स्पेशली अभी नए मॉल्स कुछ खुले हैं जिसमें रीमॉडल किए हुए मूवी हॉल्स है जिसमें अभी फायर ऑडिट का हम अभी ऑर्डर निकलने वाले हैं। तो पूरा सिटी का जो हम इसके इंसिडेंट्स के बाद में फायर ऑडिट हम करने वाले हैं। तो फिलहाल आज के तारीख में तो फायर फाइटिंग के लिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मशीनरी नहीं है। डेफिनेटली फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट्स होना जरूरी है, होना चाहिए और हम चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था देना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडल जो है यहाँ पे अग्निशमन यंत्रणा जो है ये कार्यरत है। जो विभाग है सभी विभाग में हमारे ये अग्निशमन यंत्र बैठा है। ये अमरावती गृह निर्माण और क्षेत्र विकास मंडल का कार्यालय है। यहाँ से ये अमरावती डिवीजन के जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स है उसके अंतर्गत
सरकार यानी हमारे म्हाडा की तरफ से जो घर बनाने का या क्षेत्र विकास करने का जो कार्यक्रम होता है, जो झोपड़पट्टी सुधार का कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम हमारे यहाँ से लिए जाते हैं और हमारा जो पूरा जुरिडिक्शन है वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। अभी तो फायर फाइटिंग की पूरी सी सुविधा हमारे यहाँ पे नहीं है हृदय से, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जल्दी हम हमारे नए बिल्डिंग में शिफ्ट होने जा रहे हैं जो सामने बन रही है, और उसमें जो भी कुछ नॉर्म्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट में फायर फाइटिंग के इमारत में फायर फाइटिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो पूरे नॉर्म्स ध्यान में रखते हुए पूरी अरेंजमेंट की जाएगी। हमारा ऑफिस एक तो आईएसओ है और आईएसओ होने के कारण वो मेन कंडीशन है कि सभी ऑफिस बिल्डिंग में वो फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड करना है। तो जो भी हमारे ऑफिस को कोई शॉर्ट सर्किट होती है और कुछ होता है तो वो हिसाब से हमने वो हिसाब से मुख्य जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हुए हैं। इधर कल का न्यूज से मेरे को बहुत दुख हुआ। ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल शायद हर एक गवर्नमेंट ऑफिस ने अच्छी तरह करना चाहिए। अगर एनसीसी भवन में आके आप लोग देखने से हर एक ऑफिस में आप लोग को दिखाई देता है इसका व्यवस्था कैसे इस्तेमाल होता है। नया चीज जब इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग को फायदा के लिए है, इसलिए आप लोग का हर एक को मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ आइंदा गवर्नमेंट ऑफिस में जहाँ जहाँ अपना डॉक्यूमेंट्स रखा है उससे ज्यादा आप लोग आदमी लोग जो काम करते हैं उन लोगों को सेफ्टी हमने प्रथम स्थान में रखे। हर एक जगह पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखना जरूरी है। जय हिंद। हमारे यहाँ अग्निशमन के आग विझवण्यासाठी जे अग्निशमन यंत्र बसवलेले असतात ते अग्निशमन यंत्र बसवलेले आहे आणि अशी आग लागली तर त्याचा उपयोग आम्ही करू शकतो। महानगरी के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। इससे क्या ये स्पष्ट नहीं होता कि महानगर में महातांडव मचाने की तैयारियां जारी नहीं है? आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के ढोल पीटने वाले स्वयं के इमारतों पर क्यों अनदेखी करते हैं पता नहीं। शायद ये भी लाक्षागृहों के घटना की राह ताक रहे हैं। इतने पर भी इन्हें शर्म कब आएंगी और सुचारू व्यवस्थापन की हलचलें कब शुरू होंगी, इस पर भी नजरें बनी है। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। विदर्भ का नंदनवन चिखलदरा का मौसम परिवर्तन का दृश्य निहारने सैलानियों के जत्थे चिखलदरा पहुंच रहे हैं। चिखलदरा की वादियां इस मौसम में कश्मीर का दृश्य आंखों के सामने खड़ा करने वाली बन गई है। विदर्भ का नंदनवन माने जाने वाले चिखलदरा का मौसम बड़ा ही खुशनुमा हो गया है। कश्मीर के वादियों जैसा मनोहारी नजारा इस चिखलदरा के वादियों से देखा जा रहा है और इस मौसम के मिजाज का लुत्फ उठाने सैलानियों के जत्थे चिखलदरा में दाखिल हो रहे हैं। चिखलदरा में कई प्रेक्षणीय स्थल है, जिसमें से एक है भीमकुंड। भीम ने जब कीचक राक्षस का वध किया तो खून से सने हाथ इसी कुंड में धोए, ऐसा कहा जाता है। इसलिए भीमकुंड पर भी सैलानियों की भीड़ देखी जा सकती है। विदर्भ का नंदन माने जाने वाले पर्यटन स्थल चिखलदरा में आज हम सिटी न्यूज के दर्शकों को ले जा रहे हैं, जो कि छोटा कश्मीर माना जाता है। बरसात के दिनों में चिखलदरा में एक अलग ही मौसम होता है। नवविवाहित कपल्स यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं ये हसीन वादियां किस प्रकार इस प्राकृतिक नजारा, एक प्राकृतिक मौसम का नजारा चिखलदरा में है, जो कि यहाँ पर आकर्षण चिखलदरा तहसील में यहाँ पर पर्यटकों के लिए है। पंचमोल पॉइंट, हरिकेन पॉइंट, गार्डन पॉइंट, हेलीपैड पॉइंट, ऐसे अनेक पॉइंट यहाँ पर पर्यटकों के लिए है। अमरावती जिले से नहीं तो पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पर सैलानी घूमने के लिए आए। इनके लिए चिखलदरा का बड़ा किनारे हम लोग खड़े हैं। पूरी जो पहाड़ की जो वादी है उस पर वादी
यह पहाड़ की पूरी जो गहराई। राज्य भर के कोतवालों को सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का दर्जा बहाल करे और उन्हें निवृत्ति बाद पेंशन अदा हो, ऐसी मांग महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समिति ने की है। एक पत्रकार परिषद में ये मांग रखी गई कि 60 साल की उम्र तक काम करने वाला कोतवाल 60 साल की उम्र के बाद जब रिटायरमेंट होकर घर को जाता है तो जाते वक्त उसके हाथ में टिकट के भाड़े के पैसे भी नहीं होते। अपना उर्वरित आयुष्य किस तरह से जिए, उसकी बूढ़ी पत्नी, बच्चे, परिवार के लोग किस तरह से जिए, उसके सामान्य समस्या खड़ी रहती है। पेंशन का कोई बेनिफिट उसको नहीं, जाते समय ग्रेजुएटी का बेनिफिट नहीं, और बूढ़ा शरीर काम करने से इनकार कर देता है। और कोतवाल को चतुर्थ श्रेणी नहीं मिलने से उसके परिवार के बच्चे भी अंगूठे बांध रह गए। उसके लिए उन परिवारों को पढ़ाई नहीं हुई और उनको भी कोई नौकरी का चांस नहीं। बूढ़े माँ बाप को आजकल वैसा भी कोई पालता नहीं, तो दर दर भटक कर कोतवाल बदकिस्मती से आत्महत्या करने जैसे बुरे विचार उसके दिमाग में आते हैं। और कोतवाल आज भूख, प्यास, औषध उपचार के अभाव से इंस्टॉलमेंट से मर रहे हैं। और इंस्टॉलमेंट से मरने की नौबत महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी विचार का जो स्टेट है, राज्य है, जहां फुले, अंबेडकर, छत्रपति शाहू महाराज इनकी जो बातें करते हैं, गुजरात और त्रिपुरा जैसे पड़ोस के राज्य में कोतवालों को श्रेणी मिली है, यहाँ दी दी है। और हमारी आपके माध्यम से शासन को रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो इच्छा है वो शासन के प्रदर्शन में आप आए। पूरे आपके चैनल का मैं पूरे कोतवालों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और वैसे भी हमारी लड़ाई, एक बात खुशी से कबूल करता हूँ, केवल प्रेस मीडिया के भरोसे पर चालू है। हमारा कोई एमएलए नहीं, एमपी नहीं, जिला परिषद सदस्य, हमारा कोई लीडर नहीं। हमारी लीडरशिप, हमारे नेतृत्व, हमारा आंदोलन प्रेस मीडिया के बदौलत ही चालू है, जिसके लिए हम मीडिया को दिल से दुआ देते हैं, उनकी उत्कर्ष के लिए मनोकामना करते हैं। अमरावती मनपा ने भले ही एक स्वास्थ्य निरीक्षक को निलंबित कर आरोग्य व्यवस्था बरकरार रखने का प्रयास किया हो, पर यह प्रयास जब तक गंदगी का माहौल हटकर स्वच्छता नहीं दिखती तब तक सार्थक नहीं होगा। अमरावती मनपा ने भले एक स्वास्थ्य निरीक्षक को निलंबित कर आरोग्य व्यवस्था बरकरार रखने का प्रयास किया हो, पर यह प्रयास जब तक गंदगी का माहौल हटकर स्वच्छता नहीं दिखती तब तक सार्थक नहीं होगा। महानगर के प्रभागों का अगर दृश्य देखा जाए तो वह बेहद गंदा और दुर्गंधी भरा दिखाई देता है। महानगर का यह दृश्य है प्रभाग क्रमांक 8 और प्रभाग क्रमांक 29 का। इस पूरे इलाके में एक ही दृश्य है जो चारों ओर दिखाई देता है। इसी इलाके के स्वास्थ्य निरीक्षक पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। प्रत्यक्ष स्वच्छता की कृति कब होती है पता नहीं। देश के जाने माने कार्टून श्रीराम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का एक कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज की बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते क्या कहते आज का फेसबुक आईना। सिटी न्यूज के बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शकीले पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, 8 वर्षीय पुत्र के सामने दिया घटना को अंजाम। हत्या करने के बाद किया आत्मसमर्पण। वो आग कब बुझेगी और कैसे, दिए तले का अंधेरा दिखाई दे रहा है खुली आंखों से। क्या महकमा रात आंक रहा है अनहोनी की। हसीन वादियों में तब्दील हुआ विदर्भ का नंदनवन, सैलानियों के जत्थे हो रहे दाखिल।
स्क्रैप भंगार की वर्क ऑर्डर देने में लग रहे महीने, अदालत में फिरियाद लगाएगा ठेकेदार। और गंदगी के आलम में भरे पड़े प्रभाग, महानगर के स्वच्छता पर ध्यान दे मनपा, नागरिकों की है ये गुहार। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ हमें मिल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.citynews.net इन पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत, देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,